प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज के अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। मन की बात पर आधारित इस कार्यक्रम में यानी पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हम बहुत सारे मुद्दों पर बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं विशेषज्ञों के साथ, अतिथियों के साथ। बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं ताकि उन मुद्दों पर विस्तार से हम चर्चा कर सकें और इस तरह से मन की बात को एक और आयाम, एक नया विस्तार मिलता है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के माध्यम से। लेकिन केंद्र में जो चीज है, जो मुख्य बिंदु है हमारा, वो मन की बात है। आप जानते हैं कि 3 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री महोदय ने आकाशवाणी के माध्यम से इस सफर की शुरुआत की थी, यानी मन की बात की शुरुआत की थी और 50 संस्करण मन की बात के प्रसारित हो चुके हैं। 4 वर्षों से लंबी ये यात्रा है और अब 4 वर्ष पूरे हुए या 50 एपिसोड का प्रसारण जब संपूर्ण हुआ तो एकाएक इस बात पर सोचने के लिए हमें अवसर भी मिला और समय भी मिला कि आखिर इस यात्रा के बारे में हम बात करें, मन की बात के बारे में बात करें। ये कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए, आपके लिए, आमजन के लिए, समाज के लिए या देश के लिए भी रहा है और आज भी ये यात्रा सतत जारी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर वर्तिका नंदा को। डॉक्टर वर्तिका नंदा को आप एक वरिष्ठ मीडिया कर्मी के रूप में जानते हैं, एक मीडिया शिक्षक के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं और अब एक उनके व्यक्तित्व का बहुत गहरा और महत्वपूर्ण आयाम जो है, जिसकी समाज पर बहुत गहरी छाप पड़ रही है, मैं ये कहूँगा, ये है उनका जेल सुधारक का रूप या उस क्षेत्र में उनकी गतिशीलता, क्रियाशीलता, जिस पर बहुत सारा काम वो सतत कर रही हैं। डॉक्टर वर्तिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर अलग अलग समय में, अलग अलग कार्यक्रमों में हम आपसे चर्चा करते रहे हैं, अलग अलग बिंदुओं पर। लेकिन आज एक बिंदु जो महत्वपूर्ण है सबसे अधिक, मन की बात, उस पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। 3 अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने आकाशवाणी के माध्यम से एक अनूठा प्रयोग कहेंगे या प्रसारण, उसकी शुरुआत की थी। एक पत्रकार के रूप में इस घटना को आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई तो तब बहुत लोगों को ऐसा लगा था कि शायद ये एक आध बार कार्यक्रम होगा और उसके बाद ये गति थम जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। ये इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसने प्रधानमंत्री को जनता से और जनता को प्रधानमंत्री से बड़े अनोखे और बहुत ही अनौपचारिक रूप से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री एक अभिभावक के तौर पर, एक ऐसे चेहरे के तौर पर जिसे पूरा देश बड़ी ही उम्मीदों के साथ देखता है, और एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर जिसने अपनी राह को बड़ी मुश्किलों के बीच में तय करते हुए इस सत्ता के केंद्र तक वो पहुंचे हैं। उस रूप में जब वो बात करते हैं लोगों के साथ, और वो भी ऐसी बात जो कि पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, उसका असर बहुत गहरा पड़ता है। दूसरी जरूरी बात यह है कि एक ऐसे दौर में जब इंटरनेट की छाप पूरे दुनिया पर गहरी तौर पर फैल गई है, टेलीविजन का वर्चस्व कायम हो चुका है और जब रेडियो धीरे धीरे लग रहा था जैसे धीमा पड़ गई है उसकी गति, उस बीच एकाएक प्रधानमंत्री का मन की बात को लेकर उभर कर सामने आना और उसे एक सीरीज के तौर पर चलाते जाना और हर बार ऐसे मुद्दों को उठाना जिसे जनता सुनना चाहती है या जनता जिसके बारे में बात करना चाहती है, मैं समझती हूँ कि ये भारत के एक गौरवशाली अतीत का हिस्सा बनी है। ये बात आकाशवाणी करीब 22 भाषाओं में और 180 से ज्यादा बोलियों में अपने कार्यक्रमों का प्रसारण करता है और मन की बात का भी बहुत सी भाषाओं और बोलियों में प्रसारण हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो हिंदुस्तान का हर गली मोहल्ला अपनी भाषा में उनकी बात को सुन सकता है। डॉक्टर वर्तिका, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि देखिए, जब शुरुआत इसकी स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री हमेशा हिंदी में इसका प्रसारण करते हैं, अंग्रेजी में उसका अनुवाद तब शुरुआती दौर में प्रसारित किया जाता था, उसके बाद भाषाएं जुड़ती चली गई। अब उसका परिणाम क्या हुआ है कि बहुत सारे देश के ऐसे हिस्से हैं जो हिंदी बोलना समझना मुश्किल होता है उनके लिए, अंग्रेजी से वो नहीं जुड़े हैं, वो अपनी मातृभाषा से जुड़े हैं। अब जब उनकी ही मातृभाषा में या उनकी मातृबोली में जब ये प्रसारण उन तक पहुंचता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि प्रधानमंत्री की आवाज़, उनके मन की बात इस रूप में, उनके विचार और उद्गार उन तक पहुंच रहा है। बिल्कुल, मोदी जी ने इस 50वें अंक में बड़े रोचक तरीके से कहा है कि जब उनकी मन की बात का किसी और भाषा में अनुवाद होता है और कोई और उसे पढ़ता है तो वो 30 मिनट के लिए मोदी बन जाता है। और मैं समझती हूँ कि हर हिंदुस्तानी को उनकी इस बात को सुनकर बड़ा मजा भी आया होगा और ये महसूस किया होगा कि इतने व्यस्तता के बीच भी अगर देश का प्रधान सेवक
क्योंकि अपने आप को प्रधान सेवक ही कहलाना जी। पसंद करते जी। हैं। तो एक प्रधान सेवक अगर रेडियो के जरिए अपनी बात को कह रहा है और वो भी ऐसी बात को जिसे लोग सुनना चाहते हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो उन्होंने वजह बताई कि कैसे वो एक बार हिमाचल प्रदेश के गांव में गए और जब चाय वाले के पास वो बैठे थे और वो रेडियो के जरिए देश की सबसे बड़ी घटना की उस दिन की चर्चा कर रहा था, तब वो बात जो मोदी जी ने सुनी और वो इतने सालों तक उनके साथ चली और उन्हें महसूस हुआ कि रेडियो की ताकत असीम है। डॉक्टर वर्तिका, आपकी अनुमति हो तो मैं वो अंश माननीय प्रधानमंत्री महोदय की आवाज में और मन की बात के उस हिस्से को श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे ताकि हम स्वयं उसको एक बार फिर से सुने, किस रूप में रेडियो ने एक माध्यम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को उस दौर में जब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और मन की बात की शुरुआत की तो रेडियो को इस वजह से चुना। तो सुनते हैं वो अंश, फिर लौट कर आते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ये 1998 की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में हिमाचल में काम करता था। मई का महीना था और मैं शाम के समय ट्रैवल करता हुआ किसी और स्थान पर जा रहा था। हिमाचल की पहाड़ियों में शाम को ठंड तो हो ही जाती है, तो रास्ते में एक ढाबे पर चाय के लिए रुका और जब मैं चाय के लिए ऑर्डर किया तो उसके पहले ही वो बहुत छोटा सा ढाबा था। एक ही व्यक्ति खुद चाय बनाता था, बेचता था। ऊपर कपड़ा भी नहीं था, ऐसे ही रोड के किनारे पर छोटा सा ठेला लगा के खड़ा था। तो उसने अपने पास एक शीशे का बर्तन था, उसमें से लड्डू निकाला। पहले बोले साहब चाय बाद में लड्डू खाइए, मुंह मीठा कीजिए। मैं भी हैरान हो गया। तो मैंने पूछा क्या बात है, कोई घर में कोई शादी वादी कोई प्रसंग वसंग है क्या? तो कहा नहीं भाई साहब, आपको मालूम नहीं क्या? अरे बहुत बड़ी खुशी की बात है। वो ऐसा उछल रहा था, ऐसा उमंग से भरा हुआ था। तो मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले आज भारत ने बम फोड़ दिया है। मैंने कहा भारत ने बम फोड़ दिया है? मैं कुछ समझा नहीं। तो उसने कहा देखिए साहब रेडियो सुनिए। तो रेडियो पर उसी की चर्चा चल रही थी। तो उसने कहा वो समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो परमाणु परीक्षण का दिन था और मीडिया के सामने आकर के घोषणा की थी और इसने ये घोषणा रेडियो पर सुनी थी और वो नाच रहा था। और मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इस जंगल के सुनसान इलाके में बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक सामान्य इंसान जो चाय का ठेला लेकर के अपना काम कर रहा है और दिन भर रेडियो सुनता रहता होगा, और उस रेडियो की खबर का उसके मन पर इतना असर था, इतना प्रभाव था। और तब से मेरे मन में एक बात घर कर गई थी कि रेडियो जन जन से जुड़ा हुआ है और रेडियो की बहुत बड़ी ताकत है। कम्युनिकेशन की रीच और उसकी गहराई शायद रेडियो की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये मेरा उस समय से मेरे मन में भरा पड़ा है और उसकी ताकत का मैं अंदाज करता था। तो जब मैं प्रधानमंत्री बना तो सबसे ताकतवर माध्यम की तरफ मेरा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक था। ये तो प्रधानमंत्री महोदय ने जिस तरह बताया कि उस दौर में जब वो तमाम यात्राएं कर रहे थे, पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उस दौर में रेडियो का एक बहुत ही सीधा सा सरल सा उदाहरण है और इस तरह के दृश्य तो हम देश भर में देखते रहते हैं वर्तिका जी। लेकिन मैं एक सवाल जरूर आपसे ये करना चाहूंगा, क्योंकि एक मीडिया शिक्षक के रूप में आप और तमाम माध्यमों से भी जुड़ी हुई हैं, आप टेलीविजन के बारे में पढ़ती पढ़ाती हैं, तमाम सोशल मीडिया आजकल है। आज के युग में रेडियो में वो प्रसारण करते हैं, लेकिन बाकी तमाम माध्यमों पर भी इसकी उपलब्धता किस रूप में प्रभावित करती है समाज को और खासतौर पर युवा वर्ग को? देखिए, एक तो बात यह है कि जहां तक रेडियो की रीच का सवाल है, करीब करीब 100% आबादी जो है हमारी, वहां तक तो रेडियो पहुंच ही रहा है। हिंदुस्तान में इंटरनेट को लेकर जिस तरह की अवेयरनेस बनी है, लगता है ऐसा जैसे इंटरनेट अपने आप में एक अलग संसार बन गया है और युवा उसके जरिए बातों को सुनना और समझना ज्यादा पसंद करते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने हर कार्यक्रम में इस बात को बहुत जोर देकर कहते हैं कि जो ऐप बनाए गए हैं उसके जरिए भी युवा उनसे जुड़ सकता है। और वो ये भी कहते हैं कि युवाओं की जो शक्ति है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो बड़ा इनोवेटिव है, वो नए आइडियाज को तुरंत उठाना चाहता है और समझना चाहता है। तो उन्होंने एक जो बड़ा अच्छा काम किया है कि एक पारंपरिक माध्यम को लिया जो कि रेडियो है, और इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया और इंटरनेट के पूरे माध्यमों को एक साथ जोड़ लिया जो कि पूरी तरह से आधुनिक है। तो एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि चाहे पारंपरिक माध्यम हो या फिर आधुनिक माध्यम हो, अगर हमारा संवाद सटीक है
सफल है और वो लोगों तक सही बात को पहुंचाने की क्षमता रखता है, तो ये माध्यम जब आपस में जुड़ते हैं तो और भी बड़ी ताकत बनते हैं। तो उन्होंने परहेज नहीं किया है, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि किसी एक को उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया हो, बल्कि उन्होंने हर एक माध्यम की ताकत को समझा, उसको जोड़ा, और जो गुलदस्ता बना है वो मन की बात ही है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। इस बात के बहुत सारे और आयाम हैं जो आपसे हम जिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक गीत हम सुन लेते हैं और श्रोताओं को भी सुनवाते हैं और फिर लौट कर आते हैं, कार्यक्रम को जारी रखेंगे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 को। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम कम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। कार्यक्रम श्रोताओं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम मन की बात के बारे में ही बात कर रहे हैं। वैसे तो हम मन की बात पर आधारित तमाम विषयों पर बात करते हैं, लेकिन आज इसलिए महत्वपूर्ण है ये बात कि मन की बात अपने प्रसारण के 50 अंक पूरे करके अब एक और नए इतिहास के सृजन के लिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ा चुकी है। और ये प्रसारण आकाशवाणी के इतिहास में, रेडियो के इतिहास में एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण पन्ना है, उसका एक अध्याय है। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर वर्तिका नंदा से, जो कि वरिष्ठ मीडिया कर्मी हैं, मीडिया शिक्षक हैं, जेल सुधारक हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं मन की बात की इस यात्रा के बारे में। डॉक्टर वर्तिका, देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से अगर सिर्फ टेलीविजन को माध्यम के रूप में चुनते प्रधानमंत्री, तो टेलीविजन या उसके साथ और जो जुड़े हुए माध्यम है वो शायद उसको कैरी करते। रेडियो पर जो ये चयन किया रेडियो का उन्होंने, उसकी वजह भी उन्होंने बताई, और रेडियो पर चयन के साथ रेडियो एक माध्यम के रूप में और लोक सेवा प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के माध्यम से पूरे देश में तो ये बात पहुंचती है, दुनिया भर में पहुंचती है, क्योंकि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है। और स्वाभाविक रूप से जब प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से और दूरदर्शन पर वो प्रसारण भी हो रहा है, तो बाकी चैनल जो टेलीविजन के हैं या रेडियो चैनल हैं या प्रिंट मीडिया है, वो स्वाभाविक रूप से उन बातों में रुचि लेता है, तो उस पर अपने आप इनको जगह मिल जाती है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि प्राइवेट चैनल्स या प्राइवेट मीडिया ने भी मन की बात को बहुत सपोर्ट किया है, उसके तमाम बिंदुओं को लोगों के साथ शेयर किया है। अब ये प्रसारण, इसका सोर्स जो है वो रेडियो है, आकाशवाणी है,
लेकिन अब इसकी प्रति रुचि जो है वो सभी चैनलों में नजर आती है, सभी मीडिया के माध्यमों में नजर आती है। इस बात को आप मानती हैं? देखिए, ये बहुत ही सुंदर सी बात है कि इस कार्यक्रम में जो कलेवर इसका है उसमें तमाम ऐसे मुद्दों को जोड़ दिया जाता है जो कि सामाजिक है और जो जनता से जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर। जैसे कि स्वच्छता अभियान के बारे में मोदी जी ने कहा कि मैंने जब मन की बात में इसके बारे में बात की तो बाकी मीडिया हाउसेस ने भी उससे उठाया, कमर्शियल मीडिया ने भी स्वच्छता अभियान को बहुत आगे तक कर गया। इसी तरह उन्होंने जब सेल्फी विद डॉटर्स की जो बात हुई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम चीजें जितनी बार भी वो मन की बात में बोलते हैं, हर बार पूरा मीडिया उस पर चर्चा करता है और उसे सकारात्मक तौर पर आगे ले जाता है। दूसरी बात यह है कि मोदी जी ये भी जानते हैं कि इसे सुनने वाले जो लोग हैं, जो श्रोता हैं, वो हर उम्र के हैं और यही वजह है कि इस अंक में भी जब एक महिला ये कहती है कि मेरे दोनों बच्चे भी आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान भर की माएं ये बात कह रही हैं। और बहुत घरों में ऐसा ये महसूस भी होता है कि बच्चे अगर हमारी बात नहीं भी सुन रहे तो चलिए उन्हें मन की बात सुना दिया जाए। मुझे ख्याल आता है कि जब 10वीं की परीक्षाएं थी, उससे पहले जब मोदी जी ने इन बच्चों के साथ बात की तो ऐसा लगा था कि जैसे घर का एक बुजुर्ग बच्चों को ये बता रहा है कि परीक्षा होती क्या है, उसकी तैयारी कैसे की जाए और अगर तैयारी में कमी रह भी जाए तो भी जिंदगी में और बहुत सारे मुकाम हैं। ऐसा लगता है जैसे मोदी जी ने बड़ा खुलकर ये कह दिया है कि उनसे मिलने के लिए हर बार पीएमओ आने की जरूरत नहीं है। अगर आप उन्हें ना भी मिल पाए, उन्हें देख ना पाए, उनके हाथ को आप अपने हाथों में थाम ना पाए, तब भी उनकी आवाज के जरिए आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। संवाद का जो ये एक अनूठापन उन्होंने, एक रिश्ता जो उन्होंने कायम किया है, मैं समझती हूँ कि ये आने वाले समय में तमाम प्रधानमंत्रियों के लिए भी बहुत ही बड़े चुनौती के तौर पर देखा जाएगा। देखिए, मुझे एक चीज हमेशा से महसूस होती रही है वर्तिका जी की प्रधानमंत्री इस देश के नेता हैं और मुख्य कार्यपालक हैं और राजनीति के क्षेत्र में पूरे देश को नेतृत्व दे रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये कमी महसूस होती रही है पिछले काफ़ी सालों से, जो आज़ादी के बाद का दौर शुरू हुआ। सामाजिक नेतृत्व जो है वो हमें कहीं नहीं मिला और उसकी वजह से समाज में बहुत सारे विघटन, हमारी सोच में बहुत सारे गिरावट या हमारे जो एक कहें राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण जिस तरह से होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं हमें बाधा सी महसूस होती रही है। ये क्या एक सामाजिक नेतृत्व या उसको जो खालीपन या शून्यता थी, प्रधानमंत्री ने इस रूप में भी उसको भरा है? देखिए, प्रधानमंत्री इस बात को शायद बहुत पहले ये समझने लगे थे कि हमारे यहाँ भले ही हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, लेकिन जनता और पॉलिसी मेकर के बीच हमेशा बहुत बड़ा फासला रहा। उन तक पहुंच पाना, अपनी आवाज को पहुंचाना या अपने फीडबैक को सकारात्मक तौर पर वहां तक दे पाना इतना आसान था भी नहीं। तो प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए इस बात को भी साबित किया है कि इन दूरियों को पाट दिया गया है। कोई भी इंसान किसी भी कोने से एक खत उन्हें लिख सकता है या उनसे अपनी बात कर सकता है और हर अंक में आप देखिए कि जब वो पहला अंक आया था और आज जब 50वां अंक आया है, कार्यक्रम में जो निखार आया है वैसे ही उसी तरह से श्रोताओं के सवालों में भी बहुत निखार आया है। सवाल बदले हैं, सवालों का अंदाज भी बदला है। कार्यक्रम पहले जिस तरह से कुछ आलोचना का भी शिकार होता रहा, जनता को ऐसा महसूस होने लगा है कि मन की बात में अगर कोई बात कही जाती है, प्रधानमंत्री अगर हर सवाल का जवाब ना भी दें तो भी संबंधित विभागों तक उनकी बात को, उनके कंसर्न को पहुंचाया जाता है। इसका मतलब ये है कि सत्ता में कान अब खुले हुए हैं, आंखें अब खुली हुई हैं और एक मन है कि किसी भी तरह से जो समस्याएं हैं उनका निदान किया जाए। और प्रधानमंत्री जनता से भी ये कहते हैं कि वो भी अपने हाथों में उस बागडोर को लें। ऐसा नहीं है कि सारा काम सरकार अकेले कर सकती है, कोई भी सरकार अकेले काम नहीं कर सकती, जनता के साथ करती है। बिल्कुल, हमेशा उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित किया है इस मंच से, मन की बात के माध्यम से। और मुझे लगता है कि एक ये जो उनकी सोची समझी एक रणनीति, इसको कह सकते हैं आप, के लिए कि इस मन की बात के प्लेटफॉर्म पर या इस कार्यक्रम में जो भी मुद्दे या विषय होंगे वो गैर राजनीतिक होंगे, सामाजिक मुद्दे होंगे या अन्य जो जुड़े होंगे, लेकिन राजनीति इसमें कहीं बीच में नहीं आएगी। शायद इसकी वजह से इसकी स्वीकार्यता जो है वो लगातार बढ़ती रही है। बिल्कुल, एक जगह मोदी जी ने कहा कि नेता को क्या चाहिए, माइक और जनता। और ये मिलने के बाद तो नेता की इच्छा होती है कि वो जरूर अपनी पार्टी के बारे में, अपने बारे में बोले। लेकिन उन्होंने इस बात को भी बड़ा जोर देकर कहा कि इस मंच का मकसद ये है ही नहीं। और ये बहुत जरूरी बात तो है, क्योंकि अगर वे चाहते
तो इस मंच का पूरा राजनीतिक इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन ये बात भी पूरी तरह से अब हम लोग देख ही रहे हैं कि कार्यक्रम को गैर राजनीतिक बनाने के साथ साथ इसे एक तरह से चुनौती के साथ लिया गया है। मतलब ये कि जनता को ये कहा जाता है कि जनता क्या कर सकती है, और जनता भी सामने आकर ये बोलने की कोशिश करती है कि मन की बात से प्रेरित होकर उन्होंने अपने अंदर क्या बदलाव वो ला पाई है। देखिए, जब कोई श्रोता अब जब अपनी किसी उपलब्धि को शेयर करता है, मन की बात में उसको शामिल भी किया जाता है और पूरे देश में ये आवाज और वो बात पहुंचती है, वो संदेश पहुंचता है, तो बाकी लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि अगर एक मूक और बधिर बालक जो है, दिव्यांग बालक कश्मीर में अगर स्वच्छता को लेकर उसने एक अभियान चला रखा है, या दक्षिण भारत में कोई स्कूल की बालिका अगर एक मुहिम में स्वच्छता को लेकर जी जान से जुटी पड़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, अगर कोई शिक्षक या कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरी राशि जो है वो किसी इस मकसद से दान कर देता है, शौचालय बनाने के लिए दान कर देता है, तो ये लोगों तक बात पहुंचती है और इसी मंच के माध्यम से पहुंचती है, तो बाकी लोग भी प्रेरित होते हैं इस बात के लिए। बिल्कुल, उन्होंने हर बार जो कुछ वो केस स्टडीज उठाते हैं और एक कथावाचक के तौर पर जिस तरह वो कहते हैं, उसका असर तो जनता पर पड़ता है। जैसे एक एपिसोड में उन्होंने कहा कि भोपाल का एक युवक था जो कि बहुत ही गरीब परिवार से है, और उसकी जब सिलेक्शन हुई जोधपुर एम्स में तो प्रधानमंत्री ने उसे बधाई दी और उसके बैकग्राउंड को लेकर उन्होंने कहा भी कि अगर इन विषम परिस्थितियों में जाकर भी कोई एम्स के लिए सिलेक्ट हो सकता है तो इसका मतलब यही है कि उसने वाकई बहुत मन लगा के मेहनत की है। अब आप देखिए, अगर प्रधानमंत्री किसी के नाम के साथ, परिचय के साथ, उसके शहर के नाम के साथ एक जिक्र करते हैं और उस कहानी को, जो कि पूरी तरह से सच्ची कहानी है, जनता के साथ शेयर करते हैं, तो उसका असर मैं समझती हूँ कि तमाम विज्ञापन और तमाम जो PR की एक्सरसाइज है वो एक तरफ, और प्रधानमंत्री के कहे हुए कुछ शब्द वो एक तरफ है। क्योंकि इसका ग्रेविटास है, जो इसकी गंभीरता है और जो इसका प्रभाव है वो अतुलनीय है। और बहुत से छोटे शहरों में जिन लोगों में बहुत सा टैलेंट है, जो सामने आ नहीं पाते, उन्हें जब प्रधानमंत्री की आवाज सुनने को मिलती है तो मैं समझती हूँ कि उनके मनों में बहुत सारी रोशनियां अपने आप जाग जाती होंगी, और ये इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी खूबसूरती है। और ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं वर्तिका जी, क्योंकि हर एपिसोड में, हर अंक में इस तरह के बहुत सारी चीज़ों को शामिल करते हैं। जैसे पिछले दिनों ही नारायण ठाकुर की जब उन्होंने बात की, जो दिव्यांग हैं और जो जकार्ता में जो एशियन पैरा गेम्स हुए, खेल हुए, उनमें स्वर्ण पदक जीत कर आए थे 100 मीटर में, तो अब एकदम से नारायण ठाकुर और उनके संघर्षों की भी उन्होंने बात की थी कि किस तरह से वो DTC की बस में सफाई करते थे, झाड़ू लगाते थे, जो सड़क के किनारे छोटे छोटे ढाबे होते हैं उसमें बर्तन धोते थे, काम करते थे, और ये सब करके उन्होंने खेल को, रुचि को ही नहीं बनाए रखा, बल्कि लगातार प्रैक्टिस करते रहे और देश के लिए इतना बड़ा सम्मान अर्जित किया। एकदम, जब 5 युवतियां जो हैं, जो कि आदिवासी छात्राएं हैं, और जब वो माउंट एवरेस्ट को जाकर स्केल कराती हैं और जब प्रधानमंत्री उनका जिक्र करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी लड़कियां जिनके मन में छोटे छोटे टीले पार करने की हिम्मत नहीं हो पाती होगी, उन्हें भी लगा होगा कि किसी दिन वो भी शायद माउंट एवरेस्ट को पार कर लेंगी, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री भी इस विश्वास को पुख्ता कर रहा है कि छोटे छोटे कदम चलकर इंसान किसी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। और ये देखिए कि ये संचार माध्यम तो शुरू से थे। बिल्कुल, महात्मा गांधी ने रेडियो की अहमियत को समझा और यही वजह है वो आजादी के बाद एक ही बार आए, और आज भी आकाशवाणी उस दिन को एक राष्ट्रीय प्रसारक दिवस के तौर पर मनाता है। जी, 12 नवंबर को हर वर्ष ये हम उन स्मृतियों को ताजा करते हैं। बिल्कुल, तो गांधी जी ने उस समय समझा था, और उसके बाद भी ऐसा तो था नहीं कि रेडियो कहीं और चला गया, रेडियो यहीं पर था। लेकिन रेडियो की जो ऊर्जा है और रेडियो की जो क्षमता है, उसे समझने में हम बीच बीच में अक्सर चूक करते रहे। अब क्योंकि 50 एपिसोड पूरे हो गए हैं और ये एक सतत कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि इस कार्यक्रम ने एक परिपाटी को तय कर दिया है। इसने इस बात को साबित कर दिया है कि रेडियो की ताकत जो है उसको कोई भी पार नहीं कर सकता। और जब देश का प्रधानमंत्री 130 करोड़ लोगों से एक साथ जब संवाद करता है, तो उस संवाद की जो क्षमता और सामर्थ्य है वो वाकई में अकल्पनीय है। तो अब 130 करोड़ की जब आप बात करती हैं तो वो देश में रहने वाले भारतीयों की संख्या है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भारतवंशी या भारत के लोग जो विदेशों में रहते हैं या विदेशी लोग भी, वो मन की बात को लेकर वो भी, उनमें भी काफ़ी रुचि नज़र आती है। और जिस तरह की, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से दुनिया के कोने कोने में ये प्रसारण पहुंचता है, उनकी प्रतिक्रियाएं भी बीच बीच में मिलती रहती हैं, तो लगता है कि वो भी बहुत रुचि लेते हैं इसमें। बिल्कुल, कई ऐसी तस्वीरें हम सबके सामने हैं जब प्रधानमंत्री अमेरिका भी गए
और जितने देशों में वो जाते हैं और जब भारतीय डायस्पोरा के लोग उन्हें मिलने आते हैं, जो उनका उत्साह होता है जब वो उनके हाथों को चूम लेना चाहते हैं, वो सारी जो खुशी है, वो सारी खुशी अचानक नहीं आई, और सिर्फ इसलिए नहीं आई कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि इसलिए भी आई है कि उन्होंने जनता की आवाज़ को समझते हुए, उसे आत्मसात करते हुए उसी भाषा में उनके साथ संवाद किया है। तो मैं समझती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को आज जो गरिमा, जो गौरव और जो नाम अब मिल रहा है, उसमें मन की बात का बहुत बड़ा रोल है। और आने वाले सालों में जब आकाशवाणी के बारे में किसी भी तरह का गंभीर शोध होगा, तो मन की बात शायद एक बहुत ऊंचे पायदान पर होगी। देखिए, मन की बात पर तो शोध लंबे अरसे से जारी है और बहुत सारे लोग हैं अपने अपने स्तर पर जो इस पर बहुत तरह का काम कर रहे हैं। दरअसल आकाशवाणी ने भी इस पर शोध करवाया। इसके अलावा जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने भी किया कि कुछ युवा मित्रों ने मन की बात में आए सब विषयों को लेकर एक स्टडी किया, और सारे एपिसोड का जो लेक्सिकल एनालिसिस, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि कौन से शब्द कितनी बार बोले गए, उस तरह के तमाम शोध कार्य किए गए। एक शोध कार्य करने वाले जो मन की बात पर ही सीधे शोध कर रहे हैं, सुरेश वर्मा जी हैं, उनसे भी की गई बातचीत हम श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी एक गीत सुन लेते हैं और गीत के बाद लौट कर आते हैं, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। श्रोताओं, मन की बात के बारे में ही आज हम बातचीत कर रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में, और डॉक्टर वर्तिका नंदा, वरिष्ठ मीडिया कर्मी, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। जेल सुधारों पर उन्होंने बहुत काम किया और उनका जो तिनका तिनका सीरीज है, श्रृंखला है, वो बहुत ही मार्मिक है, सारगर्भित है और बहुत महत्वपूर्ण प्रकाशन है। शायद आपकी नज़र उस पर भी ज़रूर पड़ी होगी, आपने उसको भी देखा होगा। लेकिन फिलहाल डॉक्टर वर्तिका, जो हम जिक्र कर रहे थे, हम बात कर रहे थे मन की बात के 50 वर्ष पूरे होने से पहले ही इसको लेकर बहुत सारे शोध कार्य अलग अलग जगह हो रहे हैं। एक डॉक्टर सुरेश वर्मा हैं, पहले वो रेडियो से ही जुड़े रहे, उसके बाद जामिया मिलिया में चले गए, वहाँ पर अध्यापन कार्य किया, और अब वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय है वर्धा में, वहाँ पर मन की बात को लेकर ही वो शोध कार्य अपना आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनसे हमने बातचीत की है मन की बात के बारे में तमाम अलग अलग बिंदुओं पर।
एक अलग नजरिया मिलता है उनसे बातचीत करके, क्योंकि एक शोधकर्ता के रूप में बहुत सारे आयाम, बहुत सारे डायमेंशन और बड़ी गहराई तक उन्होंने एक एक चीज को समझा है, उसको परखा है, मन शब्द का विश्लेषण किया है, बात का विश्लेषण किया है, रेडियो के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। मुझे लगता है कि श्रोताओं के लिए भी वो रुचिकर होगा और हम सबके लिए कि हम एक बार उस बातचीत को सुने और फिर इन मुद्दों को जो कि मन की बात से जुड़े हैं उन विषयों को आगे बढ़ाएं बातचीत के माध्यम से। आइए सुनते हैं। सुरेश, आप पहले तो ये बताएं कि मन की बात पर आपने रिसर्च करने का, शोध करने का ये विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने पूरे भारत के रेडियो इंडस्ट्री को ही बदल दिया है। अगर हम देखें पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग का, तो उसका एक उदाहरण 1947 में महात्मा गांधी का स्टूडियो में पदार्पण था जी। उसके बाद बहुत बड़ी घटना, वो 3 अक्टूबर 2014 में शुरू होना था जी। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी और मुझे लगा कि एक वर्ष के अंदर ही इसने जो अपनी पहचान बनाई है, इस कार्यक्रम ने अपनी शुरू की पहली 12 कड़ियों में ही, तो ये एक बहुत अच्छा अध्ययन का विषय है। ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब मैं मन की बात को देख रहा था तो ये एक ऐसा विषय है जो कितनी ही साइंसेस से अलग अलग विधाओं से जुड़ा हुआ है। जैसे सोशल साइकोलॉजी का भी विषय है, ये सोशियोलॉजी का विषय है, लीडरशिप ट्रेट का विषय है, इनफॉर्मल एजुकेशन का विषय है यानी अनौपचारिक शिक्षा का जी। सहभागी संचार का एक बहुत सुंदर उदाहरण है मन की बात, विकासात्मक संचार का एक बहुत सुंदर उदाहरण है, और जिसकी मैंने शुरू में बात की थी, जन सेवा प्रसारण का या लोक सेवा प्रसारण का एक सुंदर उदाहरण है मन की बात। अब जहां तक मैंने इसको शुरू में देखा तो मुझे इसमें 6 स बहुत महत्वपूर्ण लगे। ये सूचना देता है, ये कार्यक्रम हमें सलाह देता है, सहयोग देता है, साझेदारी करने का एक प्लेटफॉर्म देता है, तो हम सबको एक अवसर देता है सशक्तिकरण का। बहुत अच्छी बात कही आपने। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, ये हमें एक शिक्षा देता है जी। हमें मालूम नहीं होता कि हम कोई शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, पर हम शिक्षित हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल साफ है। अच्छा, एक चीज़ सुरेश ये बताएं, चलते चलते एक सवाल और आपसे जानना चाहते हैं कि जब शुरुआत हुई थी मन की बात की तो कई तरह के विचार उसको लेकर लोगों के थे, प्रतिक्रियाएं थी और बहुत सकारात्मक भी थी, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता था कि बहुत लंबे समय तक इसको सस्टेन कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन 50 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और ये अनवरत जारी है और लोगों की उत्कंठा और उत्सुकता अभी भी बनी हुई है इसको लेकर। वो क्या फैक्टर था जिसने इसको लोगों को अपने साथ जोड़कर रखा, जोड़कर ही बल्कि वो विस्तार और मिलता गया इसे? इसमें जो मैं समझ पाया हूँ, इसके कुछ स मैंने जी हाँ, बहुत अच्छा, और इंग्लिश में उसको सी से निकाल पाया हूँ। देखिए, इसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट है जी, वक्ता की स्पष्टता है, कॉन्साइज है, सारगर्भिता, कन्वर्सेशनल है, संवाद विषयक है, ये कंकरेंट है, समसामयिकता है। हर कड़ी जो मन की बात के है वो ये नहीं है कि कोई पीछे की अतीत की बात ही कही है, हो सकता है घटना उसी महीने की हो, उसको लेकर ये बोला जाता है। फिर इसमें क्रिएटिव स्टाइल है, सृजनात्मकता है, और ये सृजनात्मकता किसी भी कार्यक्रम को 50 क्या उससे भी आगे तक ले जाती है जी। फिर क्या है, सकेंद्रित है, कंसंट्रेशन। आप कभी भी देखिए पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं एक केंद्र बिंदु है, केंद्रित है, और साथ ही साथ जो एक सांस्कृतिक समुचित, जिसे हम कल्चरली एप्रोप्रिएट कहते हैं, वो इस कार्यक्रम की जो एक आत्मा है इसकी, वो हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करती रहती है। सोच जो है, मुझे लगता है कि काफी हद तक प्रभावशाली बनाने में, इस कार्यक्रम को लंबा सफर तय करने में मुझे लगता है कि सफल रही है। जी जी सुरेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए, और आपने एक बिल्कुल अलग इसको एक एंगल दिया है, इसको डायमेंशन दिया है, अंदाज और नज़रिया दिया है, और ये विश्लेषण आपका जो है निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत उपयोगी है। आपका धन्यवाद करना चाहेंगे हम। शुक्रिया। एक बात तो बार बार उभर कर आती है डॉक्टर वर्तिका की, होता क्या है कि दरअसल एक तरफा संवाद होकर रह जाती हैं चीज़ें बहुत बार, लेकिन मन की बात के बारे में ये तमाम विश्लेषक या तमाम जो समीक्षक हैं, मीडिया कर्मी हैं या शोध करने वाले लोग हैं, या जिस तरह से सुरेश वर्मा ने भी ये बात कही है जी, कि एक ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, एक संवाद है जिसमें दोनों की सहभागिता है। और यहाँ प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में, एक हमारे बड़े के रूप में, हमारे गाइड के रूप में, और समाज के साथ वो इतना आत्मीय एक संवाद करते हैं। ये वजह बहुत बड़ी है जिसकी वजह से सब इससे जुड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी एक वजह तो अपनी भाषा है, क्योंकि भाषा हिंदी है और उसी से हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी जुड़ती है। एक तो ये वजह है, दूसरा बहुत ही आसान शैली में की गई उनकी बात, और तीसरा एकदम ऐसी बात जो कि
उस समय की बात है, उस दिन की बात है या उस माहौल की बात है। कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं जिसमें कोई और रंग हो। लगता है कि बिना लाग लपेट के सीधी तरह से की गई बात है। लोग बहुत उत्सुकता से बहुत बार पूछते हैं कि ये क्या पहले से चीजें तैयार होती हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री महोदय से भी पूछा गया अब मन की बात में, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया कि आप कितनी तैयारी करते हैं इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए इस कार्यक्रम की सफलता का आलम यह है कि अब कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी ये कहा है कि वो भी मन की बात की तरह ही अपनी राज्यों में भी बात करना चाहेंगे, और बल्कि उन्होंने काम शुरू भी कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि सबको ऐसा लगने लगा है कि मन की बात एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जो कि प्रधानमंत्री को जनता की नब्ज से सीधे जोड़ देता है। जनता क्या चाह रही है, क्या सोच रही है, क्या कहना चाहती है, उन चिट्ठियों का प्रधानमंत्री अगर एक बार एक सरसरी निगाह से भी देख लेते होंगे तो शायद उन्हें एक अंदाजा लग जाता होगा कि हिंदुस्तान का दिल इस समय कहाँ धड़क रहा है। देखिए वो बार बार बहुत पहले से इस बात को कहते रहे हैं कि वो चिट्ठियां जो है मेरे लिए एक प्रेरणा है और मेरे लिए एक मार्गदर्शक है, क्योंकि देश को जानने का, देश के लोगों को जानने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। वो कहते हैं कि इसके लिए मुझे तैयारी करने की कभी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं यात्रा के दौरान या जब भी समय मिलता है मैं रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, मैं उन चिट्ठियों को पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठियों को पढ़ सकूँ, रिकॉर्डिंग सुन सकूँ और उनको फिर उस पर चर्चा कर सकूँ। तो ये जो उनकी अभिव्यक्ति की शैली है, एक तो यह है कि बहुत ही अनौपचारिक है, एक सहज शैली में वो बात करते हैं मन की बात में, जो बनावटीपन जिसमें कहीं नहीं है, औपचारिक कहीं नहीं, इसलिए शायद सीधे हमारे दिल तक पहुँचती है वो बात। हाँ, और जब वो किसी बात की अपील करते हैं तो उस अपील का असर भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि पहले एपिसोड में जब उन्होंने खादी को प्रोत्साहित करने की बात कही, उसका असर एकाएक हुआ, रातों रात असर हुआ। उसके बाद ये भी पाया गया कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी में जहाँ पर सेवापुरी खादी आश्रम जो बहुत समय से बंद था, उसको एक नई जिंदगी मिल गई। ऐसा बहुत कुछ हुआ। जैसे ही उन्होंने कहा कि अच्छा अब हम इस दिशा पर काम करें, इनफैक्ट जो असल में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जो हमने भारत में अलग अलग सफलता के मील के पत्थर बनते हुए भी देखे, उसका बहुत बड़ा श्रेय इस कार्यक्रम को जाता है। और इसीलिए ऐसा लगता है कि विज्ञापन से ज्यादा प्रभावी तो प्रधानमंत्री का खुद का बोलना है, क्योंकि यहाँ पर जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बड़े प्यार के साथ नसीहत भी दे रहे हैं, थोड़ा सा डांट भी रहे हैं, थोड़ा पुचकार भी रहे हैं और थोड़ा समझा भी रहे हैं। इससे ज्यादा देश की जनता को और क्या चाहिए। और ये लोगों को प्रेरित करने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया बन जाता है, जहां हम अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है। दरअसल उन्होंने एक बात इस माध्यम से अपने मन की बात से हमेशा प्रयास किया है कि हम अपने पर विश्वास करें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। और एक बात मुझे वर्तिका जी ये ज़रूर लगता है, क्योंकि देखिए देश में युवाओं की संख्या काफ़ी अच्छी संख्या पहले से ही रही है, इस समय भी बहुत बड़ी संख्या है इस देश में युवाओं की। युवाओं को लेकर इतनी बात, इतने प्रेरक बातें, उनको गाइड करना, उनको नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना, उनको नए काम के लिए, नए चुनौतियों के लिए प्रोत्साहित करना, उनके नए काम को एनकरेज करना, ये एक बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात लगती रही है। और इसलिए युवा खासतौर पर बहुत आकर्षित भी होते हैं इससे। हाँ, और उन्होंने युवाओं को उसी के साथ साथ परंपराओं से सच्चे जोड़ दिया। अब जैसे कि 21 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया, इस बार भी और पहले भी उन्होंने जैसे प्रेरित किया, तो जो युवा पूरी तरह से एक आधुनिक सांचे में आसानी से ढल सकता है, उस युवा को उन्होंने भारतीय परंपराओं और भारतीय संस्कारों से भी जोड़ा है। तो ये बड़ी ज्यादा रोचक चीज देखने को हमें मिली है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात को एक मिनी भारत का रूप दे दिया है, जो कि देखने में बड़ा रोचक है। क्योंकि जब बहुत छोटे छोटे इलाकों में रहने वाले लोग इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो कई बार उन्होंने उन इलाकों के नाम भी नहीं सुने होते। तो ऐसा लगता है कि इतने सारे कान जब एक साथ मिलकर बैठते हैं और रेडियो को सुन रहे होते हैं तो वो असल में एक दूसरे से संवाद भी कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब कि आप ये कहना चाह रही हैं और आप ये कह सकते हैं, और मुझे लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि ये सिर्फ संवाद ही नहीं बल्कि एक सेतु भी है अलग अलग समुदायों, हिस्सों में, देश के अलग अलग क्षेत्रों के बीच में। बिल्कुल। और ऐसा भी है कि जब ये लोग उन कहानियों को सुनते हैं जो कि सच्ची कहानियां हैं और जो सफलता की तरफ जाती हुई कहानियां हैं, तब उन्हें लगता है कि अगर ऐसा औरों के साथ हो सकता है तो उनके साथ भी हो सकता है। और ये बहुत बड़ी शक्ति है। इस बार भी इस अंक में उन्होंने युवा शक्ति की बात बार बार कही और उन्होंने कहा कि युवा शक्ति की जो ऊर्जा है उसमें एक जो बात खास तौर पर दिखाई देती है कि वो नई चीजों को आत्मसात करने के लिए हमेशा तैयार है। तो जब प्रधानमंत्री को ऐसा लग रहा है कि हम टेक्नोलॉजी की बात तो करें ही करें, लेकिन साथ ही साथ जो चीजें हमसे छूट रही हैं, जिन्हें हम बिसरा रहे हैं, वो भी दोबारा से लौट आए, तो ये करके शायद हम देश सेवा की तरफ एक नया कदम आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मन की बात में जो लोग भी अपने फीडबैक, अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव या
बातें लिखकर भेजते हैं। वो प्रधानमंत्री जिस तरह कहते हैं कि वो सिर्फ मेरे लिए कागज़ का टुकड़ा नहीं रहता, और वो जब मैं पत्र पढ़ता हूँ तो मैं उस स्थान और संदर्भ के बारे में आसानी से उसको समझ पाता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह कहते हैं वर्तिका जी, प्रधानमंत्री जी, की 40-45 साल के करीब अखंड रूप से एक परिव्राजक का जीवन जिया है, देश के तमाम हिस्सों की यात्राएं की हैं, आम से आम लोगों के छोटी छोटी जगहों में जाकर वो रहे हैं, वहाँ पर कई लंबे अरसे तक काफी समय बिताया है, तो वहाँ की आत्मा को वो समझ सकते हैं जी। और कोई किसी क्षेत्र से किसी का पत्र आता है तो वो तुरंत उसके साथ रिलेट कर लेते हैं अपने को जी। और यही वजह है कि जब वो किसानों से भी बात करते हैं और किसानों से कहते हैं कि वो लोग वैज्ञानिक विधि को अपनाएं, लेकिन साथ ही साथ जो पुराने हमारे पारंपरिक विधियां हैं उनका भी पालन साथ साथ करते हुए जाएं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो उस क्षेत्र को भी समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस भी मुद्दे पर बात करते हैं, ऐसा लगता है कि उस मुद्दे की उन्हें पूरी तरह से जानकारी है, और ये बात उनके बोलने के तरीके से, उनकी कार्यशैली से भी साबित होती है। और यही वजह है कि हर तबका का जो इंसान है वो उनके साथ बहुत कनेक्टेड फील करता है। ये जो एक कम्युनिकेशन का नए तरह का जो उन्होंने इस सूत्र को पकड़ा है, मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी सूत्र है। और आपको लगता है कि इसमें हमेशा वो कोशिश करते रहे कि कुछ नयापन, कुछ नए ढंग से नई बातें शामिल की जाएं, ताकि इसके प्रति रुचि भी लोगों की बनी रहे और नई चीज़ लोगों तक वो पहुंचा सके? मुझे लगता है कि जो उनका रिसर्च की जो उनकी टीम है वो भी काफ़ी मन इस चीज़ में लगाती है, क्योंकि हर बार कुछ तो चिट्ठियों के आधारित तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कई बार ऐसी खबरें भी जो अखबार के किसी कोने में सिमट जाती हैं, जिस तरफ बहुत ज़्यादा पैनी निगाह लोगों की नहीं जाती, कई बार वैसी बातें भी प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में उठा कर लाते हैं, जो कि एक बड़ी बात है। क्योंकि हिंदुस्तान अकेला दिल्ली नहीं है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है जिसके हर कोने में हर समय कुछ ऐसा हो रहा है जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। तो ये कार्यक्रम अपनी सकारात्मकता, अपनी खुशी, अपने उत्सव और अपने पूरी तरह से जो सृजनात्मकता है, उस वजह से इसने हिंदुस्तान को जोड़ दिया है। डॉक्टर वर्तिका, इस बात को हम बहुत गहरे से और अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम जो है वो मन की बात का ही विस्तार है, और इसलिए चाहे वो पॉजिटिव इंडिया के बारे में प्रधानमंत्री महोदय बात करें, चाहे वो दिव्यांग खिलाड़ियों के बारे में या यहाँ के इस देश की युवतियों के बारे में बात करें, महिलाओं के बारे में बात करें, किसानों के बारे में बात करें, खिलाड़ियों के बारे में, किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय पर जब वो बात करते हैं तो उस पर हम अलग अलग एपिसोड में, अलग अलग संस्करण में चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम में। देखिए, जो हम नवाचार की बात कर रहे थे मन की बात को लेकर, अब जिस तरह से तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के जब बराक ओबामा साहब यहाँ आए थे, अब ये भी एक नया अनुभव था सुनने वालों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, कि रेडियो पर अपने मन की बात में प्रधानमंत्री महोदय स्वयं और उसके साथ बराक ओबामा जी, ये दोनों लोग बैठे और दोनों लोगों ने इसमें शिरकत की और अपनी बात रखी थी। तो अब ये कम्युनिकेशन का एक बड़ा ऐसा अंदाज था। अब देश का आम आदमी कभी सोच नहीं सकता कि वो सीधे संवाद कर पाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति से। जी, इस कार्यक्रम में जो प्रयोगवादिता है, जो प्रयोग धर्मिता है, वो भी बहुत अलग है, क्योंकि प्रयोग करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, हिम्मत चाहिए कि ऐसा हम करें तो श्रोता पता नहीं पसंद भी करेगा या नहीं करेगा। और हर बार इस कार्यक्रम में प्रयोग होते रहे हैं, और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि पहले एपिसोड से लेकर 50वें एपिसोड तक में लगातार नए नए तरह के प्रयोग हुए, नई तरह की बातें हुई, हर बार एक अलग तरह की केस स्टडी हुई, और हर बार कुछ ऐसे मुद्दों को भी उठा दिया गया जिसे देश को जानना चाहिए। जैसे इस बार के एपिसोड में जब गुरु नानक देव की बात उन्होंने की और उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर की बात की। इसके अलावा जो देश में जो भी उस समय चल रहा होता है, चाहे वो कोई उत्सव हो, कोई फेस्टिवल हो, उस सब को लेकर वो जब पूरे देश को जोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें सारे धर्मों की, पूरे देश के संस्कारों की, सबकी चिंता है, हर उम्र की चिंता है उनको। जी, कई बार मुझे हैरानी होती है कि आखिर उनके दिमाग में ये बात आई कैसे है, क्योंकि देखिए, हम तमाम जगहों पर घूमने फिरने जाते हैं। हाँ, इस देश में हमने महान विभूतियों को लेकर तमाम मूर्तियां बनाई हैं, या स्कूल कॉलेज तमाम ऐसे संस्थान हैं। अब हम साल में एक बार सफाई करते हैं उन मूर्तियों की, जब उनकी जयंती या पुण्यतिथि होती है। उन्होंने बीच बीच में कितनी बार प्रेरित किया कि हम स्वच्छता अभियान के तहत ही कि हमें ये दिन या ये समय हमें इसके लिए समर्पित करना है कि हम अपने इलाके में जो भी महान लोगों की मूर्तियां हैं उनकी सफाई करेंगे। अब हम जब अपने हाथ से सफाई करते हैं, स्वच्छता जब उनको साफ करते हैं, तो हम अपने मन में बड़ी खुशी महसूस होती है। तो एक इस तरह के इतने सारे नए नए उन्होंने हम सबको सूत्र दिए जो हम आम
आमतौर पर सोच नहीं पाते हैं, और जब वो कहते हैं तो हम खुद हैरान होते हैं कि अरे हाँ, ये बात क्यों नहीं हो सकती है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि जैसे वो सीखने को हमेशा तैयार है, और यही वजह है कि वो बार बार अपने कार्यक्रमों में कहते भी हैं कि सबको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जिस देश का प्रधानमंत्री खुद हमेशा सीख रहा हो और ये कह रहा हो कि मैं सीखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, तो उस देश की जनता को कितनी ऊर्जा मिलती होगी और कितनी प्रेरणा मिलती होगी, ये तो वाकई सोचने की बात है। और जो आप जिस बात को कह रहे हैं कि कैसे ये आइडिया आया होगा, मैं समझती हूँ ये आइडिया अकेले हिमाचल की उस चाय की दुकान से नहीं आया होगा। ये आइडिया लगातार उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रहा होगा, क्योंकि वो एक यात्री हैं, और एक यात्री के तौर पर उन्होंने हिंदुस्तान भर की सड़कों को बहुत सालों तक वो नापते रहे, देखते रहे। तो उस पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने संवाद के जो अलग अलग सूत्र और अलग अलग टूल्स देखे, उसमें वो समझ गए होंगे कि रेडियो में कुछ ऐसा है, इसका जो जादू है, उस जादू के आगे बाकी सब फीका है। तो ये उनके दिमाग में कहीं रहा होगा, और ये नाम भी इसीलिए ये सोचकर उन्होंने चुना होगा। ये नाम अपने आप में देखिए बहुत ही, देखने में बहुत ही एक सिंपल नाम दिखाई देता है, लेकिन बहुत पावरफुल है अपने आप में। ये सारी बात को कह देता है, पूरे कार्यक्रम का सार इस मन की बात में है, और उसी में लगता है कि जैसे ये कुछ ऐसी संवाद की बात होने वाली है जो वाकई अपने मन के अंदर कहीं बैठा हुआ है। और यही वजह भी है कि वो कई बार ऐसी बहुत सी बातें उसमें शेयर भी करते हैं जो घर परिवार में बुजुर्ग अक्सर नहीं कर पाते। और ऐसा अगर इस तरह का संवाद चलता रहा तो शायद आने वाले समय में युवाओं के लिए ये और भी बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और ये अलग अलग आयाम जो मन की बात के हैं, इस पर थोड़ी चर्चा और आपसे करेंगे, लेकिन एक गीत हम श्रोताओं को सुनवाते हैं और फिर लौट कर आते हैं। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। तुमको बुलाऊं, ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर श्रोताओं, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और ये कार्यक्रम, ये तो आप जानते हैं कि मन की बात पर आधारित कार्यक्रम है, ये श्रृंखला है, उसी का विस्तार है। लेकिन आज का ये अंक जो है वो खास तौर पर हम मन की बात के बारे में ही चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें बातचीत करें डॉक्टर वर्तिका नंदा, वरिष्ठ मीडिया कर्मी, मीडिया शिक्षक और जेल सुधारक। वर्तिका जी, आपसे बहुत सारी बातें की हमने मन की बात को लेकर, आपने बहुत गहन अध्ययन किया है, बड़े गहराई से मन की बात के अलग अलग बिंदुओं को समझा है और हमारे साथ शेयर किया है। जो आप कह रही थी कि जिस तरह खादी का आपने जिक्र किया कि खादी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बोला, और उन्होंने ये कहा कि भले आप एक रुमाल खरीदें, लेकिन खरीदें तो सही, क्योंकि उससे कितने घरों में रोजी रोटी चलती है, लोगों का पेट भरता है। इसी तरह की जैसे एक बात उन्होंने कही थी कि दीपावली के समय हम बिजली के जो बल्ब होते हैं या रोशनी या लड़ियां होती हैं, उनकी बजाय हम मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें तो कितने सारे घरों में रोशनी आ सकती है। दिवाली हम मनाएं तो उनके घरों में भी तो रोशनी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब ये बात मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक हमारे श्रोता हैं जो रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में, और वहाँ वो रेडियो के तो खैर बचपन से बहुत शौकीन है, बहुत सारे कार्यक्रम सुनते रहे हैं, वहाँ रेलवे में काम करते हैं, और श्रोता संघ भी उन्होंने बनाए हैं। इस माध्यम से वो लोगों को बहुत प्रेरित करते हैं कि आप मन की बात सुने, क्योंकि वो खुद इससे बहुत प्रभावित होते हैं। तो एक आपकी अनुमति हो तो वो मैं झावेंद्र की वो बातचीत श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता हूँ कि मन की बात किस तरह से लोगों को प्रभावित करता है, लोगों को आकर्षित करता है। आइए सुनते हैं। झावेंद्र जी, आप मन की बात कब से सुन रहे हैं?
सर इसकी शुरुआत जब हुई है 3 अक्टूबर 2014 से, तब से ये कार्यक्रम मैं सुन रहा हूँ। ये जो मन की बात है प्रधानमंत्री जो करते हैं हर महीने श्रोताओं के साथ, ये किस रूप में आप देखते हैं? आपको कितना ज्यादा प्रभावित करती है मन की बात और किस रूप में करती है? सर ऐसा है, देश के जब प्रधानमंत्री अगर मन की बात आकाशवाणी से करते हैं तो मेरे साथ ही देश के सभी लोग उसको बड़े चाव से सुनते हैं और प्रधानमंत्री की कही गई बात को सभी लोग अपने मन में उतारते हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री किसी एक विषय पर ही हमेशा बात करते हैं, वो अलग अलग अंक में अलग अलग विषयों पर कई बार ऐसा भी होता है कि उदाहरण देकर समझाते हैं, तो ये लोगों को समझने के लिए बहुत आसान होता है। और जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो लोग उसको फॉलो भी करते हैं, वो चीज मुझको भी बहुत अच्छा लगता है। सर देखिए, आप तो जो अहिंसा रेडियो श्रोता संघ है उसके आप अध्यक्ष भी हैं और बहुत सारे मंचों से आप रेडियो पत्रिका निकालते हैं, श्रोताओं के साथ जुड़े हैं। मैंने सुना है आप श्रोताओं को, लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं मन की बात सुनने के लिए। जी सर, मैं इस कार्यक्रम को सुनकर प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब पहली बार ऐसा साहसिक कदम उठा करके अपनी मन की बात, लोगों की मन की बात सुनने के लिए आकाशवाणी को चुनते हैं, और अभी जब 50वें संस्करण का जब प्रसारण हुआ तो उन लोगों के एक मन में जिज्ञासा थी इस दौरान में, पहली कड़ी से लेकर के 50वें संस्करण तक की, कि मन की बात की प्रेरणा कब कैसे आई करके। तो प्रधानमंत्री जी ने भी इसको उल्लेख इस 50वें संस्करण में किया कि एक बार जब वो हिमाचल प्रदेश के दूरांचल में क्षेत्र में जब जा रहे थे तो एक चाय दुकान में उन्होंने रेडियो प्रोग्राम सुना और उसमें देश में क्या हो रहा है वो एक सामान्य सा आदमी रेडियो सुन के उसको जानकारी हो रही थी। तो उस दौरान प्रधानमंत्री जी को लगा कि भाई रेडियो का संचार बहुत बृहत है और सामान्य से लेकर सब जगह पहुंच जाती है आसानी से। तो ये लोगों की जिज्ञासा भी 50वें संस्करण में मिल गया इसका कि रेडियो की लोकप्रियता कितनी है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इतने सारे विषय शामिल करते हैं अपने मन की बात में और 50 अंक उसके पूरे हो चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है, तो हमें जो लगता है कि बहुत सारे विषयों पर उनसे मार्गदर्शन हमें मिलता है। आपने जिन लोगों को प्रेरित किया कि वो लोग मन की बात सुने, उन लोगों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? सभी लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहता है सर। मैं जैसा किसी को बोलता हूँ तो वो एक सामान्य बात लग जाता है, लेकिन वही बात प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो उसके लिए प्रेरणादायक लगता है। जी। तो एक प्रभाव पड़ता है सर मन की बात सुनने के लिए लोगों के मन में, और सभी लोग चाहते हैं कि मन की बात सुने और उसके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वो महसूस करें उसी कार्यक्रम के माध्यम से। चलिए, बहुत अच्छा है झावेंद्र जी, आपने बातचीत की हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। तो ये देखिए, एक ये सहज सी अभिव्यक्ति है वर्तिका जी, क्योंकि झावेंद्र एक सीधे साधे सरल इंसान है, एक आम सी जिंदगी जीते हैं, लेकिन आम सी जिंदगी में खास बात यह है कि वो रेडियो के साथ बहुत गहरे से जुड़े हैं और रेडियो के जरिए वो मन की बात से बहुत गहरे से जुड़ गए हैं। जी। तो मुझे लगता है कि इस तरह के करोड़ों उदाहरण हैं देश में जहां मन की बात आदमी के, इंसान के या नागरिकों के दिलों में अपने घर बना चुकी है। बिल्कुल, और सभी सहयात्री की तरह, जैसा प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम सब सहयात्री हैं, उसी सहयात्री के तौर पर सब एक दूसरे को स्वीकार करते हुए, एक दूसरे की परंपराओं को, एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के आइडियाज़ को समझते हुए जो विकास की कहानी लिख रहे हैं, और उस विकास की कहानी का बहुत बड़ा जो सारथी है वो मन की बात के तौर पर हमारे सामने है। जी बिल्कुल, बहुत कमाल की बात है। और कई जगह तो इस बात का जिक्र भी हमें लोग चर्चा करते हैं कि छोटे छोटे गांवों में या पंचायतों में क्या होता है कि जब मन की बात का प्रसारण होना होता है तो वो मेगाफोन या लाउड स्पीकर लगाकर उस पर वो रेडियो सेट रख देते हैं उसके माइक के पास, और उसके जरिए वो पूरे कम्युनिटी में, पूरे समुदाय में या पंचायत में वो आवाज़ गूंजती है मन की बात, और लोग उसको सुनते हैं, सभी लोग बड़े चाव से सुनते हैं। एक ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात लगती है ना कि हम अकेले अकेले सुनते हैं तो एक अलग अनुभव है, लेकिन हम जब साथ बैठकर सुनते हैं और लोगों के साथ तो वो अनुभव भी अलग होता है और उसका असर भी अलग होता है, क्योंकि उस पर फिर हम चर्चा करते हैं। बिल्कुल, ये कम्युनिटी लिसनिंग जो है बहुत दिनों बाद भारत में लौटी है जी। और परिवार में भी एक साथ मिलकर किसी कार्यक्रम को सुनने की परंपरा भी बहुत दिनों बाद लौटी है, और इसका लौटना सबके लिए सुखद है, चाहे वो कोई कुनबा हो या वो परिवार हो या देश हो, क्योंकि जो भी देश या जो भी समाज आपस में एक साथ बैठकर खाता है, सुनता है, लिखता है, पढ़ता है, वो बहुत तरक्की पाता है। और देखिए, मीडिया कर्मी या मीडिया के क्षेत्र में जो शोध करने वाले लोग हैं वो इस पर अपने नज़रिए से, अपने ढंग से, अपने आवश्यकता अनुसार शोध तो करेंगे, रिसर्च करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, लेकिन एक बात है कि इसका एनालिसिस जिस तरह सुरेश ने जिक्र किया था, समाज शास्त्र के नज़रिए से, मनोविज्ञान के नज़रिए से, अर्थशास्त्र के नज़रिए से, जो विकासात्मक पत्रकारिता है, डेवलपमेंट जर्नलिज्म है, उसके नज़रिए से, ये सारे एस्पेक्ट, इन पर शोध कार्य आरंभ हो चुका है और हो रहा है। तो मन की बात का आकर्षण
हर तरह से समाज में है, इस व्यवस्था में है और लोग उससे प्रेरणा भी पा रहे हैं और उससे मार्गदर्शन भी पा रहे हैं। हम सब उसमें से एक हैं। जी। फिलहाल इतनी सारी बातचीत मन की बात के 50वें एपिसोड या 50 अंकों के प्रसारण के बाद आपसे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने का अवसर हमें मिला है। डॉक्टर वर्तिका नंदा, आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और मन की बात का ये सफर यूं ही जारी रहेगा और मन की बात के सफर के साथ साथ श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 का सफर भी यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि इस मंच पर, इस कार्यक्रम में हम और भी डिटेल में, विस्तार से तमाम मुद्दों पर बात करते हैं जो प्रधानमंत्री महोदय आपके साथ शेयर करते हैं। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ अब मैं जैनेंद्र अनुमति लेता हूं और आपको छोड़े जाता हूं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। खुशखबरी ऐसी मिली है, उछलने लगे हम हवा में, पूरी हुई दिल की तमन्ना, बड़ा ही असर था दुआ में। खुशखबरी ऐसी मिली है, उछलने लगे हम हवा में, पूरी हुई दिल की तमन्ना, बड़ा ही असर था दुआ में। बंधन के बाल बना के, जूता पॉलिश करवा के, नाचेंगे हम ताता भैया, सजन रेडियो बजाइयो 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 जरा, सजन रेडियो बजाई के सभी को नचाइयो जरा, सजन रेडियो बजाइयो 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 जरा। मेरे दिल का खोया सा टुकड़ा लौटेगा एक दिन कभी, इसका मुझे था यकीन, इसका मुझे था यकीन। सदके में चाहे लग जाए इसको सारी उम्र भी मेरी, होगा मुझे गम नहीं, होगा मुझे गम नहीं। अफसर के जैसा ऐठा मोटर गाड़ी में बैठा, आएगा मेरा सिपहिया, सजन रेडियो बजाइयो 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 जरा, सजन रेडियो बजाई के सभी को नचाइयो जरा, सजन रेडियो बजाइयो 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 जरा। ओ काका ओ मौसी ओ साइकिल वाले भैया, बंधन के बाल बना के, जूता पॉलिश करवा के, नाचेंगे हम ताता भैया, सजन रेडियो बजाइयो 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 जरा, सजन रेडियो बजाई के सभी को नचाइयो जरा, सजन रेडियो बजाइयो 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 जरा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को इसी समय आकाशवाणी के रेनबो नेटवर्क और विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किया जाता है। इसमें वो रविवार शामिल नहीं है जिस रविवार को माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेन्द्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर